मित्रों, हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि 1100 रुपये के नगद पुरस्कार की योजना में 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 के बीच पूछा जाने वाला प्रश्न हमारे चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की किसी वीडियो में से पूछा जाएगा तथा वह 19वीं सदी के मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया पर केंद्रित होगा। प्रश्न पूछे जाने के बाद सबसे पहले सही जवाब देने वाले को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गौरी ने ईस्वी 1194 में महाराज जयचंद को मार दिया। मोहम्मद गौरी ने इस अभियान में कन्नौज, काशी एवं बनारस में भारी विध्वंस किया। इन नगरों में स्थित मंदिरों, महलों एवं किलों से मिली संपत्ति को मोहम्मद गौरी 1400 ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया। सर थॉमस होल्डिच ने लिखा है कि लूट का माल 4000 ऊंटों पर लादकर ले जाया गया। यह भारत पर मोहम्मद का अंतिम अभियान था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिनाक्ष दत्त तथा डॉक्टर कृष्णदत्त बाजपेयी ने लिखा है कि सारनाथ भी मोहम्मद गौरी के हाथों से नहीं बच सका। वहां के अनेक विशाल भवन नष्ट कर दिए गए। सारनाथ के बौद्ध भिक्षु या तो मारे गए या अन्यत्र चले गए। धीरे धीरे यह स्थान पूर्णतः निर्जन बन गया। मुगल काल में यहाँ के टीलों पर एक भवन बना जिसे चौखंडी कहते हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि सारनाथ का विध्वंस तो महमूद गजनवी के सेनापति नियाल्तगीन ने बनारस अभियान के समय ही कर दिया था। सारनाथ तभी से वीरान पड़ा था। ईस्वी 1197 में मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा मोहम्मद गौरी गजनी एवं गौर सहित संपूर्ण सल्तनत का स्वामी बन गया। उस समय गयासुद्दीन का एक अवयस्क पुत्र जीवित था जिसका नाम महमूद था। मोहम्मद गौरी ने महमूद को एक बड़े प्रांत का प्रांतपति बना दिया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित कन्नौज का इतिहास के लेखक आनंद स्वरूप मिश्र ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी का वध ईस्वी 1205-6 में झेलम के समीप जंगली लोगों ने किया था, जब वह रात को अपने खेमे में सो रहा था। अंग्रेज लेखक स्मिथ ने लिखा है कि शहाबुद्दीन की हत्या पंजाबी के झेलम जिले में ढामियाक अथवा दामएक नामक स्थान पर कट्टरपंथी मुसलमानों के एक समूह द्वारा की गई थी। कुछ लेखकों के अनुसार मोहम्मद गौरी का वध विद्रोही गख्खरों ने किया था। भारत में कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या पंजाब में रहने वाले खोखर जाटों ने की थी। संभवतः गख्खरों को ही कुछ इतिहासकारों ने खोखर कहा हो। आनंद स्वरूप मिश्र ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 9 बड़े आक्रमण किए थे, जिनमें से 7 आक्रमणों में उसे विपुल संपत्ति हाथ लगी थी। मोहम्मद गौरी की संपत्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास 500 मन हीरे थे। यह विशाल संपत्ति मोहम्मद के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकी। वह भी उन अभागे सुल्तानों तथा बादशाहों की तरह गुमनाम लोगों द्वारा निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया, जिन्हें अपनी शक्ति, साम्राज्य एवं संपत्ति का बड़ा घमंड था। आज भले ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत के करोड़ों लोग
मोहम्मद गौरी के नाम की आहें भरते हों, उनके नाम की मिसाइलें और स्मारक बनवाते हों, किंतु इतिहास की कड़वी सच्चाई यह है कि उस काल में किसी को मोहम्मद गौरी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। मोहम्मद का मृत शरीर मोहम्मद गौरी के किसी भी सेनापति, किसी भी गुलाम और किसी भी शाही व्यक्ति के काम का नहीं था। इसलिए उसके मृत शरीर के लिए एक मकबरा तक बनवाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई और उसका शव उस मकबरे में दफना दिया गया जो मोहम्मद गौरी की पुत्री के लिए बनाया जा रहा था। ईस्वी 1192 में चौहान पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु तथा ईस्वी 1194 में महाराज जयचंद्र की मृत्यु भारत के प्राचीन इतिहास के कालखंड की अंतिम बड़ी घटनाएं मानी जा सकती हैं। इसके बाद उत्तर भारत के मैदानों में हिंदू राज्यों के स्थान पर तुर्क शासन की स्थापना हो जाती है और भारत का इतिहास मध्यकाल में प्रवेश कर जाता है। कुछ लोग इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के वर्गीकरण में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तक के काल को राजपूत काल कहा है। यह ईस्वी 648 से लेकर ईस्वी 1192 तक का काल है, किंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ईस्वी 1206 में हुई थी। इसलिए सामान्यतः ईस्वी 648 से लेकर ईस्वी 1206 तक की अवधि को भारत के इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है। ईस्वी 1192 में दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाने से लेकर ईस्वी 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने तक दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता रहा। उसके अधीन पंजाब के बहुत बड़े हिस्से से लेकर दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, बनारस तथा बदायूं आदि के क्षेत्र थे। ये क्षेत्र सिंधु और सरस्वती से आरंभ होकर पंजाब की पांचों बड़ी नदियों झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज तथा व्यास से होते हुए गंगा एवं यमुना की अंतर्वेदी तक विस्तृत थे। अंतर्वेदी को अब गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। सिंधु के तट से लेकर गंगा के मैदान तक विस्तृत यह क्षेत्र संसार के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। धरती के इस भूखंड पर संसार की सर्वाधिक उन्नत एवं समृद्ध संस्कृति का प्रसार था। वेदों के मंत्र इसी क्षेत्र में प्रकट हुए थे। पुराणों की गाथाएं इन्हीं क्षेत्रों में सुनाई गई थीं। श्री राम की अयोध्या, श्री कृष्ण की मथुरा, भगवान भोलेनाथ शिव की काशी इसी भूक्षेत्र में स्थित थी। भगवान वेद व्यास ने गीता का तथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का प्रणयन इसी क्षेत्र में किया था। महारानी शकुंतला का पुत्र भरत इन्हीं मैदानों में खेला था। पांडुपुत्र पांडवों ने इन्हीं मैदानों में अपनी दिग्विजय यात्रा की थी। विष्णुगुप्त चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त जैसे गुरु शिष्य इसी भूखंड में प्रकट हुए थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने इन्हीं मैदानों को जीतकर भारत राष्ट्र की कल्पना को साकार किया था तथा वैष्णव धर्म का समुद्र पर्यंत प्रसार किया था। वह समय बीत चुका था जब थानेश्वर का सम्राट हर्षवर्धन, मरुभूमि के गुर्जर प्रतिहार नरेश तथा सपाद लक्ष्य के चौहान इन मैदानों के स्वामी हुआ करते थे। समय बदल चुका था। वेदों की ऋचाएं शांत हो चुकी थीं। स्वर्ग से आने वाली हवाएं भारत आने का रास्ता भूल चुकी थीं तथा नदी तटों से उठने वाले यज्ञ कुंडों के धूम्र वलय काल के गाल में समा चुके थे। अब इन मैदानों तथा उनमें बहने वाली नदियों का स्वामी मोहम्मद गौरी का जेर खरीद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था,
और निर्दोष हिंदुओं के रक्त से भीग भीग कर धरती लाल हो चुकी थी। जैसे ही ईस्वी 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई, उसके गवर्नरों में सल्तनत पर अधिकार करने को लेकर छीना झपटी मच गई, क्योंकि मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था। अगली कड़ी में देखिए